बता देना, मैं आगे और भी इस्तेमाल करूंगा। हाँ मैं डाल देता हूँ। चैप्टर नंबर क्या है? 17 है ये? 16? दो हजार पाँच। हाँ 2 घंटे कर दो। ऑन होगी रिकॉर्डिंग? ये वाली भी ऑन होगी ना? ये ऑन हो गया? ठीक है। तो पेज नंबर जिनके पास मॉड्यूल है, पेज नंबर 414, बट हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो किया था पेज नंबर 412, 412 हम लोगों ने किया था। 412 के अंदर क्या बता रहा था? रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, है ना? आया नहीं आपके पास? इसका चार्ट नहीं बनाया था मैंने कहा था मैं चार्ट बना दूंगा आपके लिए। दिख रहा है? तो आप लोग इसका चार्ट बना लो। चार्ट बनाने में आपको करना क्या है? सेंटर में हेडिंग डाल लो। सेंटर में क्या हेडिंग डालोगे? सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन 7 है ये, लिखा नहीं है यहाँ पे। ये सेक्शन कौन सा है? 7। तो सेक्शन 7 क्या बोलता है? रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं हम? आरटीआई एक्ट, चैप्टर नंबर 16। आरटीआई का मतलब सूचना का अधिकार। कौन सा लेक्चर है ये आज? पता नहीं भाई, बहुत लेक्चर हो गए इसके। ठीक है, आपका 3rd लेक्चर है वैसे, बट उससे पहले भी 2 लेक्चर करवा चुका हूं एक तरीके से। तो आज चैप्टर खत्म करना ही करना है। ठीक है, तो सेक्शन 7 के अंदर बोला हुआ है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। चैप्टर सभी को पता लग गया ना कौन सा है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार। तो एप्लीकेशन कौन कौन लगा सकते हैं? नंबर 1, जो भी एप्लीकेशन आप किसको लगाएंगे? पीआईयू को। जो पहली वाली एप्लीकेशन बोली है वो किसको लगाई जा रही है? पीआईयू को। पीआईयू कौन है? इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो इस बंदे को हमने एप्लीकेशन लगाई है और ये क्या करेगा? हमें 30 डेज के अंदर क्या कर देगा जी? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा। वेरी वेरी गुड, समझ में आ रहा है। उसके बाद असिस्टेंट, पीआईओ को हमने एप्लीकेशन लगाई तो वो कितने दिन में करवाएगा? 35 डेज के अंदर करवाएगा। थर्ड पार्टी ने इंफॉर्मेशन मांगी है तो उस केस के अंदर कितने टाइम पीरियड में? 40 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है। पर यहां पे 40 डेज प्लस क्या लिखा हुआ है? टाइम गिवन टू द पार्टी टू मेक
रिप्रेजेंटेशन। ये टाइम कितना गिवन है, ये टाइम लिख लो 10 डेज का टाइम गिवन है। कितना टाइम गिवन है, ये 10 डेज का यहाँ पे टाइम गिवन है। तो टोटल करके कितने डेज हो गए, 50 डेज हो गए एक तरीके से। उसके बाद 48 आवर्स में कब होता है, जब लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड होगी, ठीक है ना। उस केस के अंदर कितना होता है, 48 आवर्स के अंदर। तो अगर कोई किसी को कैद कर ले, मतलब जेल में डाल दिया किसी को, तो भाई 48 घंटे में उसकी इंफॉर्मेशन दो, क्यों डाला है उसे जेल में। और एक जो इसमें लिखा नहीं है वो लिख लो, एक और मतलब यहाँ पे ब्रांच आ जाएगी, और उसमें क्या लिखना है, शेड्यूल 2। और शेड्यूल 2 आपको पता ही है क्या है, लिस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी। तो कुछ लिस्ट है इंटेलिजेंस एजेंसीज की, और इस लिस्ट के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये शेड्यूल 2 कहां पे दिया हुआ है, शेड्यूल 2 दिया है पेज नंबर 414, पेज नंबर 414, ये लास्ट में लिखा हुआ है ना, एक्सक्लूड, ये रहा। तो ये हमारा क्या है, हु इज एक्सक्लूडेड, शेड्यूल 2, ये हमारा क्या है, शेड्यूल 2 है। तो शेड्यूल 2 के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट बात है, द एक्सक्लूजन हाउएवर इज नॉट एब्सलूट। तो जो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, सीआईडी आप देख रहे हैं, सीबीआई आप देख रहे हैं, ठीक है जी, रॉ, ये सब आप ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे शेड्यूल 2 से एक्सक्लूड किया गया है, ये एब्सलूट नहीं है, ये एब्सलूट नहीं है। मतलब मैंने आपको बोला था कि अगर इंफॉर्मेशन किस चीज से रिलेटेड होगी, वेरी गुड, प्रोवाइड, ऑब्लिगेशन इनके ऊपर आ जाएगी कि इनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अगर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन परटेंडिंग टू एलिगेशन ऑफ करप्शन और ह्यूमन राइट से रिलेटेड। तो दो चीजें, तो जहां पे अभी हमने लिखा वहां पे हम क्या लिखेंगे, शेड्यूल 2, और शेड्यूल 2 के अंदर नॉट एब्सलूट, नॉट एब्सलूट मतलब कि obligation to provide information, obligation to provide information regarding corruption and human rights violation। तो कितना टाइम पीरियड कितना बोला हुआ है, नजर आ रहा है, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। और इस केस के अंदर हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है, कहीं पे लिखा भी होगा, यस, अप्रूवल लेनी पड़ती है हमें। किससे अप्रूवल लेनी पड़ती है हमें, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो सेंट्रल कमीशन इंफॉर्मेशन ने हमें अप्रूवल दे दी, और हमने वो अप्रूवल किसको जमा करवा दी, पीआईओ को। तो पीआईओ क्या करेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ रिक्वेस्ट, तो जिस दिन हमने उसे रिक्वेस्ट किया उसके 45 डेज के अंदर अंदर हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। अगर वो किससे रिलेटेड है, करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड है। तो शेड्यूल 2 इज नॉट अ प्रोहिबिट, प्रोहिबिट नहीं है, ठीक है ना, एक बस रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है शेड्यूल 2 के अंदर। एक वैल्यू एडिशन हमारा हो गया यहां पे, डन है। छोटा सा भी डाउट आता है, प्लीज यू कैन आस्क फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना आपका पूरा राइट। तो ये हमने एक लाइन और बढ़ा दी, और शेड्यूल 2 के अंदर हमें जो टाइम पीरियड दिया है वो 45 डेज। पीआईओ, पीआईओ आपको पता ही है। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। ड्यूटीज आप पढ़ लेंगे, ड्यूटीज में कोई नहीं है, कोई
कोई दिक्कत ही नहीं है। पीआईओ की क्या ड्यूटीज हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, सेक्शन 8। यहां से आज की क्लास स्टार्ट होगी। तो मेनली आज की क्लास यहां से स्टार्ट होनी है सेक्शन 8 से, और सेक्शन 8 प्लस सेक्शन 9 प्लस शेड्यूल 2, ये तीनों क्या करने, एक साथ पढ़ने। क्यों पढ़ने? क्योंकि शेड्यूल 8, 9 और 10 में क्या किया हुआ है, एग्जम्प्ट किया हुआ है। इंफॉर्मेशन देने से क्या कर रखा है प्रिया, एग्जम्प्ट कर रखा है। शिखा क्या कर रखा है बेटा, एग्जम्प्ट किया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या कहानी है, कहां कहां पे एग्जम्प्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सेक्शन 8 के अंदर हेडिंग डाल ली है ना सबने, क्या हेडिंग है, इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो हमारे पास कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको क्या बोला गया है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, एग्जम्प्ट हो आप लोग क्या हो, एग्जम्प्ट हो। ठीक है जी, आप लोग एग्जम्प्ट है। तो सेक्शन 8 में देखो किस किस को सबसे पहला अगर पॉइंट हम बात करें सेक्शन 8 के अंदर, क्या नाम है, शिखा पढ़ दो क्या लिखा है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, तो सीधी और सिंपल सी बात है, क्या है, जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो क्या अफेक्ट करेगी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को या उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्या मैं बोल सकता हूं जो पहला पॉइंट है, लिख लो, पहला पॉइंट है, जिनके पास बुक है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है जिसमें बात किसकी आ रही है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आ रही है। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो क्या है, एग्जम्प्ट है। वो क्या है, एग्जम्प्ट है। दूसरा पॉइंट क्या है शिखा, दो बातें यहां पे बोल रहा है, लिखो इंफॉर्मेशन, क्या बोला, इंफॉर्मेशन फॉरबिडन, इंफॉर्मेशन फॉरबिडन बाय अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल, ये लिखा हो ना, ट्रिब्यूनल। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन क्या है, फॉरबिडन बाय कोर्ट है, कोर्ट भाई सुप्रीम कोर्ट है, नहीं चाहता आपको इंफॉर्मेशन देना, नहीं देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल पता है, ट्रिब्यूनल का एग्जांपल NCALT, ओ सॉरी NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल वर्ड का मतलब पता है आप लोगों को, लिखो, ट्रिब्यूनल वर्ड का मतलब होता है क्वासी कोर्ट, क्वासी कोर्ट। ट्रिब्यूनल वर्ड का मतलब क्या होता है, क्वासी कोर्ट। क्वासी कोर्ट का मतलब लिखो, ट्रिब्यूनल जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है भाई, क्वासी कोर्ट। क्वासी कोर्ट का मतलब क्या है, इट इज अ कोर्ट, इट इज सीम्स लाइक अ कोर्ट, ऐसे लिख लो, इट इज सीम्स लाइक अ कोर्ट बट इट इज नॉट अ कोर्ट, इट इज सीम्स लाइक अ कोर्ट बट इट इज नॉट अ कोर्ट, फुल स्टॉप। हाउएवर, कॉमा, it has all powers of civil court, it has all powers of civil court, however करके कॉमा, it has all powers of civil court, like to issue summon, सम्मन भेजना मतलब कि भैया आओ, तारीख तुम्हारी कोर्ट में लगी है, आ जाओ। ठीक है जी। तो क्या समझे, जो क्वासी कोर्ट है ये कोर्ट नहीं होते, बट इनके पास सारी पावर है,
जो सिविल कोर्ट को पावर होती है वो सारी पावर्स इनको दी गई हैं। अगर सिविल कोर्ट सम्मन भेज सकता है तो ये भी भेज सकते हैं, सिविल कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है किसी अथॉरिटी से तो ये भी करवा सकते हैं भाई साहब, ये वो सारे काम कर सकते हैं। सिविल कोर्ट पेनल्टी फाइन इंपोज कर सकता है तो ये भी कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ है भाई, अगर कोई ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, वो इंफॉर्मेशन नहीं, आपने आरटीआई लगाई, आपने कहा इस कंपनी का आपस में क्या हो रहा है, अमल कमीशन हो रहा है या ये कंपनी वाइंड अप हो रही है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। भाई वो नहीं चाहते आपको बताना, वो आपको बताना नहीं चाहते, नहीं बताएंगे आपको। एग्जम्प्ट किया ना सेक्शन 8 के अंदर, कहां पे एग्जम्प्ट किया है, सेक्शन 8 के अंदर एग्जम्प्ट किया है। तीसरा क्या है शिखा, तो इसको तो एक लाइन में क्या बोलेंगे, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, ये इसकी हेडिंग हो गई, अंडरलाइन ही कर सकते हो। तो किसको प्रिविलेज दी गई है, पार्लियामेंट को क्या दी गई है, प्रिविलेज दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर को प्रिविलेज दी गई है। तो भैया पार्लियामेंट है, सेशन चल रहा है, उसकी तो इंफॉर्मेशन सभी को दी जाती है, पर सेशन खत्म हो गया, जैसे हमारा ये क्लास चल रही है, लाइव क्लास जा रही है, पता लग रहा है टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब क्लास के बाहर आप कहीं से जूस पी के आ जाओ, मैं कहीं जाते हुए बनाना खा लूं, वो आइसक्रीम खा ले, कुछ कर ले भाई, ये ब्रेड पकोड़े खा ले, कुछ कर ले, कोई डांस कर ले खड़ा होके क्लास के बाद, वो इंफॉर्मेशन हमें क्यों बतानी किसी को, क्यों मुस्कान? तो वो उसी वही वाली कहानी है कि भाई बच्चा क्या है, वो बच्चा मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर जो सेशन चल रहा है वो सेशन खत्म हो चुका है, आपस में वो पर्सनल लाइफ के अंदर क्या बात कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट मैच होता है उसमें भी ऐसे ही होता है कि वो हरभजन और शोएब अख्तर आपस में बात कर रहे हैं कि भाई तू जब कोई सचिन की विकेट लेता है तो ऐसे उड़ता हुआ क्यों जाता है, तू कह रहा बचपन से आदत थी मेरी, आ गई बात समझ में। तो वो वाली कहानी भाई, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, कहानी खत्म है। कितने हो गए, 3 हो गए ना। पहला क्या है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है, जो फॉरबिडन बाय कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तीसरा क्या है, जहां पे स्पेशल प्रिविलेज दी है हमने पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि श्वेता क्या होगा बेटा, ये एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, बता दो जी सेक्शन 8 बता दो, या सीधे आ जाएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो डिस्क्लोजर से क्या है, एग्जम्प्ट है। तो आपको पहले लिख के आना है कि आरटीआई एक्ट के अंदर 2 सेक्शन है और एक शेड्यूल है जो कहता है कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना क्या है, एग्जम्प्ट है। जब आप पहली लाइन ये लिख के आओगे, चेक करने वाले को पता लग जाएगा ये बच्चा पढ़ा हो, इसको ये नहीं कि बस रट्टा मारा हुआ है सेक्शन 8, ये इसने पहले ही बता दिया है 8, 9 शेड्यूल 2। साथ ही साथ ये भी बता दोगे कि जो सेक्शन 8, 9, 10 या 8, 9 और शेड्यूल 2 में बोला हुआ है, अगर करप्शन से रिलेटेड या ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड है तो भाई फिर देनी पड़ेगी, फिर तो देनी पड़ेगी आपको। अगला क्या है, तो इसको सिंपल से बोलें कि ट्रेड क्या है, हमारे कुछ गुप्त इंफॉर्मेशन है भाई, या हमारी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। अब भाई मैंने एक किताब लिखी है, आप कह रहे हो सर वो किताब हमें दे दो, जिस प्रिंटिंग प्रेस में मैंने छापी है वो, उनको आप कह रहे हो कि वो किताब आपको दे दी जाए आरटीआई में, क्यों भाई? वो तो सर का कॉपीराइट है। किसी ने कोई पेटेंट बनाया, आप कह रहे हो भाई ये मुझे दे दे, ट्रेडमार्क बनाया, ये भाई मुझे दे दे, मतलब बना किसके लिए रहा है, तुम्हारे लिए। भाई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेंगी। अगला क्या है, कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कौन सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो फॉरेन गवर्नमेंट की है,
तो फॉरेन गवर्नमेंट की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी हम आपको नहीं बताएंगे। फॉरेन गवर्नमेंट की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी हम आपको नहीं बताने वाले। शिखा, अगला क्या है ये? क्या इसको सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि भैया सेफ्टी ऑफ अ पर्सन या किसी की लाइफ से रिलेटेड, सेफ्टी ऑफ पर्सन, आप सिंपल वर्ड्स में बोल लो। क्या बोला? सेफ्टी ऑफ पर्सन। अच्छा, ये फाइल ऐसी होती है इसमें हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती। सेफ्टी ऑफ पर्सन, या हम क्या करें, उसकी लाइफ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन। अब मैं एक डिपार्टमेंट में काम करता हूं जो कि पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आता है, दिल्ली जल बोर्ड, मैं वहां काम करता हूं। मान लो आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते, क्यों भाई? आप समझ गए ना? जैसे मैं यहां पे आपको पढ़ाने आ रहा हूं, ठीक है, और मान लो कि मैं किसी, ऐसा नहीं है मतलब कि मैं किसी चीज को लेके परेशान हूं, आपको लगा यार सर तो बड़े परेशान हैं, और हमारा और सर का क्या इमोशनल टच है, भाई एक बार पूछ लेते हैं सर क्या हो गया। भाई मैं नहीं बताना चाहता तुम्हें, जबरदस्ती है, नहीं सर बता दो। आ गई बात समझ में? तो किसी की लाइफ है या पर्सनल उसकी सेफ्टी से रिलेटेड कुछ है भाई, तो वो आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उसके अगला क्या है? ये तो आपको पता ही लग गया होगा पढ़ते ही, है ना? कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे क्या होगा, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर या उस प्रोसिक्यूशन के अंदर, उस प्रोसेस में क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी भाई। अगर आपको इंफॉर्मेशन दे दी तो नहीं देंगे भाई हम, ठीक है? कोई भी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है। कैबिनेट जो पेपर्स हैं, इसको सिंपल वर्ड्स में बोले कैबिनेट पेपर। अब कैबिनेट जो पेपर हैं, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, या जो भी उनके ऑफिसर्स हैं, अब इनके रिकॉर्ड जो हैं, कैबिनेट पेपर जो है, इनके जो रिकॉर्ड हैं वो हम आपको नहीं देना चाहते। वो रिकॉर्ड्स हम आपको नहीं देना चाहते। तो भैया हमें सेक्शन 8 में बोला हुआ है मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको नहीं बोलेगा, कोई आपको देने के लिए नहीं बोलेगा। दूसरा देखो, ये सेक्शन 8 तो ये लिख ही दिया, ये जो प्राइवेसी की बात हम लोग कर रहे थे। हाँ, अब मान लो कि भाई वो अनलेस वर्ड लिख दिया, अगर कोई चीज पब्लिक इंटरेस्ट में आ जाए, पब्लिक इंटरेस्ट आ जाए उस इंफॉर्मेशन के लिए, तो इसमें एक्सेप्शन क्या बना? सेक्शन 8 का सबसे बड़ा एक्सेप्शन क्या बना? अगर वो चीज कहां आ गई, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, तो फिर देनी पड़ेगी। तो ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिट नहीं किया गया, एब्सोल्युटली प्रोहिबिट नहीं है ये कि मतलब कि नहीं देनी है इनको इंफॉर्मेशन। अगर पब्लिक इंटरेस्ट उसमें आ जाता है तो भैया फिर देनी पड़ेगी। सेक्शन 9, ये देखो ये आया सेक्शन 9, तो आप यहीं पे लिख लो ये सेक्शन 9 है। तो सिंपल वर्ड्स में बोले नेशनल सिक्योरिटी, एक वर्ड के अंदर नेशनल सिक्योरिटी हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया, प्रिविलेज जहां पे पार्लियामेंट या स्टेट लगे, आपको भी बोलना है। पहला क्या है? पहला क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा क्या है? जो भी क्या बोला, फॉरबिडन बाय द कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है, जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है ना, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं। आपका वो आ गया, प्रिविलेज दी हुई है पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को। कोई भी आपके ट्रेड के क्या है, हाँ, या आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, या कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है फॉरेन गवर्नमेंट की, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी को वो करती हो। कैबिनेट पेपर्स आपको नहीं देने, कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन, ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं देनी है। सेक्शन 9 में क्या लिखा है?
मुस्कान पढ़ दो सेक्शन 9 क्या लिखा है। The public information officer has been empowered to reject a request for information where an infringement of copyright existing in a person would be involved. हाँ, तो कह रहा है जो पीआईओ है वो इम्पावर है कि वो रिजेक्ट कर सकता है रिक्वेस्ट जो कि इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, इंफ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट का इंफ्रिजमेंट हुआ है, किसी ने कॉपीराइट उसका चोरी कर लिया, उस चीज से रिलेटेड है। सब्स्टिट्यूटिंग इन अ पर्सन वुड बी इन्वॉल्व, जो पर्सन उसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। अब जिसने कॉपीराइट चोरी किया है वही बंदा क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो भाई जब तुमने चोरी किया, तुम ही इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, तुम्हें क्यों देंगे हम? ठीक है, तो उसकी एप्लीकेशन को पीआईओ क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। तो सिंपल वर्ड्स में बोलें कि पीआईओ क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर सकता है अगर इंफ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट होगा तो रिजेक्ट कर देगा। अगला क्या आ गया, पार्शियल डिस्क्लोजर इज अलाउड। ये देखो ये क्या कहानी, बीच में एक सेक्शन आ गया एक तरीके से, ये शेड्यूल 2 के बीच में आ गया। ये देखा जाए तो इसके बाद पढ़ना क्या था, हमें शेड्यूल 2 पढ़ना था, पर हम बीच में एक पढ़ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। तो कह रहा है जो सेक्शन 10 है कहानी की फॉर्म में, एक बार पढ़ लो इसे, फिर मैं कहानी की फॉर्म में बता सकता हूं। एक बार आप सेक्शन 10 पढ़ लो, फिर मैं आपको कहानी की फॉर्म में बता देता हूं ये बोल क्या रहा है। पढ़ लो तो बता देना, फिर मैं बताता हूं आपको। किसी को आया समझ में, आ गया क्या बोल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आर्यश, बहुत बढ़िया। दो बातें हैं मोटी मोटी, आप सिंपल वर्ड्स में जैसे यहीं पे अगर लिखना चाहें तो भाई दो बातें यहां पे बोली हुई हैं। पहली बात इस पैरा में बोली है और दूसरी बात इस पैरा में बोली है, दो बातें बोली है सिंपल सी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि इंफॉर्मेशन क्या है, एग्जम्प्ट है, पर उसके अंदर कुछ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो एग्जम्प्ट नहीं है, तो वो वाली इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सीधी सी बात है, हम बोल सकते हैं पार्टली एग्जम्प्ट है और पार्टली एग्जम्प्ट नहीं है, तो जो एग्जम्प्ट नहीं है वो इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। दूसरे पार्ट में क्या बोला हुआ है, दूसरे पार्ट के अंदर क्या बोला हुआ है, दूसरे पार्ट के अंदर बोला हुआ है कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस द इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दी दैट in relation to the information which is exempt from the disclosure. In the event of access may be provided to that part of the record which does not contain any information which is exempt from the disclosure under this act and which can be reasonably served from any part of the content exempt information. पहले क्या हो रहा था कि जो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर एक एग्जम्प्ट वाला पार्ट था, एक नॉन एग्जम्प्ट वाला था। जो नॉन एग्जम्प्ट था वो हमने आपको दे दिया। अब एग्जम्प्ट के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो आपको बताई जा सकती हैं, तो जो उसमें से चीजें बताई जा सकती हैं वो एक्सट्रैक्ट निकाल लिए जाएंगे। बताया था ना कि रिकॉर्ड का मतलब क्या था, कि कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के भी आपको दिए जा सकते हैं। अब जैसे मान लो कि इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी है भाई साहब, अब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन में इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट आ गया एग्जम्प्ट कैटेगरी का, एक आ गया नॉन एग्जम्प्ट कैटेगरी का। नॉन एग्जम्प्ट आपको दे दिया,
अब एग्जम्प्ट में भी कुछ क्या है, ऐसे एक्सट्रैक्ट निकल के आ रहे हैं जो आपको दिए जा सकते हैं, तो वो आप जब रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको सर्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप खुद भी जाके ले सकते हो, खुद भी जाके कि भाई ये एग्जम्प्ट पार्ट है, आप देख लो इसमें से क्या क्या आपको लेना है। शेड्यूल 2 आ गया आपके पास, शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 के अंदर वो एजेंसीज बता रखी हैं जिनका में क्या बोला हुआ है भाई, एग्जम्प्ट है, इनसे आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल ही है, आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम यहां पे पढ़ सकते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर भी है, ठीक है, बीएसएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब तो कर लो, सीबीआई, रॉ, ये सब तो कर ही लो आप, ठीक है ना। तो ये सारी एजेंसीज हैं जिनको बोला गया है कि भैया आप क्या हो, एक्सक्लूड हो, आप पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आते ही नहीं हो। और लास्ट पैरा में क्या बोल दिया था, वही करप्शन या ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड होगी तो आपको दे देंगे, बस आप एक अप्रूवल ले लेना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, उसकी अप्रूवल मिल जाएगी, कहानी खत्म। विद इन 45 डेज आपको वो इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। एक बार आपने उससे अप्रूवल ले ली, पीआईओ को फाइल करो रिक्वेस्ट, 45 दिन के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्या था इसके अंदर, तीनों चीजें, सेक्शन 8, 9 और शेड्यूल 2। 10 इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। पेपर मेरे से पूछा जाए तो पेपर में 10 आएगा भी नहीं, आपको भी पता लग गया होगा पेपर में नहीं आ सकता, बस पता होना चाहिए हमें, है ना, हमें पता होना चाहिए कि अगर पार्शियल डिस्क्लोजर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो पार्शियल डिस्क्लोजर के दो कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है ये इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन कमीशन। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं ये, और ये बढ़िया क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है भाई, पीआईओ कौन है। वो अभी आपको पता लग गया कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बैठा रखा है भाई, हम लोग उसके पास आरटीआई फाइल करते हैं, और जब हम आरटीआई उसके पास फाइल करते हैं, अगर वो लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड हो तो 48 घंटे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इन जनरल 30 डेज है, इन जनरल 30 डेज दिया हुआ। तो आईसी कौन है, इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है, इसको बड़े ध्यान से और तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो इसको पढ़ते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है, तो देखो यहां पे क्या बोलता है, सबसे पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्या बोल रहा है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द नोटिफिकेशन। सीधी और सिंपल सी बात है, क्या है वो, गजट नोटिफिकेशन मतलब। तो सीधी और सिंपल सी बात है कि जो हमारा सीआईसी है वो कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी स्टैब्लिशमेंट कर देती है तो उसको ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर देती है कि भैया ये सीआईसी है। आपको दिखा देता हूं, आपको सीआईसी से मिलवा ही देता हूं ना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये लो, आप मिल ही लो ना, साइड ही है इसकी, चलते फिरते लोग मिल लिए देखो। तो सीआईसी की क्या है, साइड है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है ना। और इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही देख लो ना, कौन कौन बैठा है, क्या कहानी खत्म। देखो अभी आपको, तो ये इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी आपको मैं पूरा, और इनकी फोटो कहीं दे रखी है क्या,
ऑफिस कहाँ पे इसका, दिल्ली में ही है क्या? देखो एड्रेस नहीं बता रखा है, एड्रेस कहाँ है? ये रहे ना, ये लोग कितने लोग हैं ये, ओ भाई साहब बहुत बड़ी फाइल है, 270 पन्नों की लिस्ट है, कैबिनेट सेक्रेटरी ये सब बने हुए हैं, एड्रेस सब लिखा हुआ है, गाइडलाइन सबमिट क्वारी ट्रांसपेरेंसी। चलो इतने की जरूरत नहीं हमें, हमें CIC देखना था, पर एक चीज जो मुझे दिखानी थी वो मुझे दिखी नहीं यहाँ पे। ये रही शायद, मुझे जहां तक लग रहा है, हाँ ये चीज दिखानी थी आप। ये बैठे हुए देखो, ये बंदा सबसे ऊपर बैठा है, सबसे ऊपर जो बंदा बैठा हो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बोलते हैं। फिर उसके नीचे ये टोटल मेरे ख्याल से 9 लोग होते हैं, 3 और 3 6 और 2 8 है ना यहाँ पे, 80 हो रहे ना वैसे यहाँ पे, ठीक है ना। देखते हैं अभी 9 होते हैं क्या होते हैं, 10 जो भी है, क्या कहानी। तो मैक्सिमम की लिमिट दी है ना, बैठे रियलिटी में अभी 8 लोग हैं बैठे हुए। कहता है, अच्छा मैं यहां देख रहा हूं कहां गया वो, मैं ना कॉपी से पढ़ रहा हूं, आप लोग भी ऐसी ज्यादा ना वो स्टेन पड़ जाता है। तो सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन ये बताओ CIC बनाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। जो भी वो बनाएगी ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में नोटिफाइड कर देगी हमने ये CIC बना रखी है। बाकी आप CIC की साइट से जाके देख सकते हो किन लोगों को इन्होंने बैठा रखा है, वो कौन से लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो सिन्हा करके कोई है बंदा, वो यहाँ पे बैठा रखा है। कोई ऐसा बंदा है जिसको आप जानते हो भाई साहब? सर ऐसे कोई नहीं, किसी को तो नहीं जानते ना इसमें से? सर हम नहीं जानते इनको, ये छोटे लोग हैं सर। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ, देखो लिखा है अब कंसिस्ट ऑफ, है ना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कौन कौन होगा? देखो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10। क्या समझ में आया कि सर जो ये CIC है इसके अंदर एक तो बंदा है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, तो हेड कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ये बंदा हेड है भाई, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। और जो सारे नीचे हैं वो IC का मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। वो देखो लिखा भी है ना नीचे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और ये दोनों मिला के कितने होंगे? मैक्सिमम 10 से ज्यादा नहीं। कितने? 8 है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, समझ में आ गया। पहले असली में 9 थे, अब 1 कम हो गया, और तो अब 8 हो गए। हमें नहीं लिख के आना कि अभी 8 चल रहे हैं, हमें लिख के आना है कि भाई मैक्सिमम 10 है ये, बस। कानून में 10 लिखा है। अब देखो अपॉइंटमेंट कौन करेगा इसका, तो अंडरलाइन कर लो अपॉइंटमेंट को, अपॉइंटमेंट को अंडरलाइन कर लो। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ PM। तो PM के साथ मिलके एक कमेटी बना रखी है, ठीक है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी? द लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्या समझ में आया? द अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पढ़ना है यहां से आगे। देखो दो बातें, सिंपल सी बात है। जो यहां पे अपॉइंटमेंट हो रहा है वो कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है।
अब प्रेसिडेंट जिसको यहाँ पे अपॉइंट करेगा किसकी रिकमेंडेशन में करेगा, तो रिकमेंडेशन में दो बातें बोल दी, एक तो पीएम हो गया, एक तो क्या हो गया, पीएम हो गया। जो पीएम है वो क्या है, इसका चेयरमैन है इस कमेटी का। तो जो हमारी कंट्री का प्रधानमंत्री है वो इस कमेटी का क्या है, चेयरमैन है। क्या हम लोग ऐसे बना सकते हैं, देखो अच्छा पूरा पढ़ने के बाद बना ले चार्ट, दिमाग में बहुत जबरदस्त चार्ट आ जाता है। तो सर ये जो कमेटी है इसके अंदर चेयरमैन है और कुछ और मेंबर भी है, ठीक है ना, मेंबर बोल सकते हो। जो चेयरमैन है सर वो पीएम है, और जो अदर मेंबर है वो कौन है, अपोजिशन, जो हमारी लोकसभा, जो लीडर हो गया अपोजिशन में लोकसभा हो गया, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, टू बी नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो पीएम ने ही नॉमिनेट कर रखा है उनको। जो चीफ, इसको सीआईसी बोल लें, हाँ सीआईसी और आईसी, सीआईसी और आईसी। सीआईसी का मतलब समझ गए ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और आईसी का मतलब आपको पता ही है, शैल बी अ पर्सन। अब कौन से, देखो कैसे लोग होंगे जिनको क्या है भाई साहब, कैसी कैसी नॉलेज है, कानून की नॉलेज है भाई साहब, कानून के बारे में जानते हैं, साइंस के बारे में जानते हैं, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, ये सब, ये तो सब इनकी क्वालिफिकेशन आ गई एक तरीके से, है ना, कि इन सब का ज्ञान इन्हें होना चाहिए। उसके बाद अलग पैरा आ गया। यहां तक देखा जाए तो इस चीज को मैं बोलूंगा यहां से लेके यहां तक, क्या आ गई इसकी, नहीं यहां तक, सॉरी, क्वालिफिकेशन आ गई। उसके बाद क्या बोला है, जो सीआईसी और आईसी है, शैल नॉट मेंबर, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता, स्टेट लेजिस्लेचर समझ गए, उसका मेंबर नहीं हो सकता, या यूनियन टेरिटरी। तो मतलब कि जो सीआईसी है और आईसी है उसमें कौन लोग नहीं आ सकते, एमपी, एमपी बंदा जो होगा वो यहाँ पे सीआईसी में और आईसी में नहीं बन सकता भाई साहब, मेंबर नहीं बन सकता। और जो लोग यूनियन टेरिटरी के अंदर हैं वो लोग भी यहाँ पे मेंबर नहीं बन सकते। उसके बाद ही शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कनेक्टेड विथ पॉलिटिकल पार्टी और कैरी ऑफ एनी बिजनेस और परसुइंग एनी प्रोफेशन। तो ये लोग इसके अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद आगे पढ़ना, क्या नाम है इसका, शिखा पढ़ो आगे क्या पैरा कह रहा है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और अदर ब्रांचेस ऑल ओवर सेंट्रल। देखो सीधी और सिंपल सी बात है, चार्ट बना लेना है आपने जबरदस्त सा, बिल्कुल तो बहुत जबरदस्त चार्ट बनाएंगे। इसका टॉपिक है जी हमारा सीआईसी, सीआईसी। तो सीआईसी का हमें क्या सीखना है, कॉन्स्टिट्यूशन सीखना है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ये बनेगी कैसे। तो सर ये कैसे बनती है, असली में सर पहले तो ये बता दें आपको कि ये जो सीआईसी है इसके अंदर क्या है, दो लोग हैं सीआईसी के अंदर, दो लोग हैं। एक कौन है भाई, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, और दूसरा कौन है, दूसरा सीआईसी बोल लो या इंफॉर्मेशन कमीशन बोल लो, बस वो आगे सी लगा देते हैं, आईसी भी बोल लोगे तो भी ठीक है ना भाई। तो एक हो गया चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और दूसरा कौन सा हो गया, आईसी हो गया, इंफॉर्मेशन कमीशन। ये दोनों मिला के कितने होंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा ये होने नहीं, ये इनकी लिमिट है। उसके बाद अगला आ जाएगा इनकी क्वालिफिकेशन।
इनकी आ जाएगी क्वालिफिकेशन क्या है, वो आप क्वालिफिकेशन लिख लोगे, लॉ में होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, क्वालिफिकेशन हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा श्वेता इनका बेटा अपॉइंटमेंट, कौन करेगा इनका अपॉइंटमेंट, तो इनका अपॉइंटमेंट जी प्रेसिडेंट करता है इंडिया का, पर जो ये प्रेसिडेंट करता है इसके लिए ये क्या करता है, रिकमेंडेशन लेता है, क्या लेता है, रिकमेंडेशन। और रिकमेंडेशन जो ये लेता है वो किससे लेता है, एक कमेटी से लेता है। उस कमेटी में जो पीएम है वो चेयरमैन है ना भाई, यस और नो, जो पीएम है वो चेयरमैन बना रखा है और बाकी अपोजिशन के लीडर हैं। अपोजिशन लीडर मतलब जैसे लोकसभा हो गया और ये हो गई यूनियन कैबिनेट हो गई मिनिस्टर की, समझ गए, वो मोदी जी और मोदी जी की कैबिनेट, और लोकसभा हो गई। और ये सब किसने नॉमिनेट किया है, ये नॉमिनेटेड बाय किसने किया है, नॉमिनेटेड बाय पीएम, प्रधानमंत्री ने नॉमिनेट किया इन लोगों को। कोई दिक्कत है? अगली की आ जाएगी हेडिंग डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर 1, जो भी एमपी है, जो एमएलए है और जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर मेंबर है, तो ये लोग क्या है, क्या ये लोग सीआईसी और आईसी बन सकते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ही क्या है कि भैया सीआईसी और आईसी बन ही नहीं सकते, है ना, ये लोग बन ही नहीं सकते। चौथा कौन है, चौथे में ना ये लाइन है देखो, ही शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और कैरी ऑन एनी बिजनेस और परस्यूइंग एनी प्रोफेशन। तो कोई सा भी ऐसा ऑफिस होल्ड ना करता हो जहां से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, या कैरी ऑन बिजनेस है या कोई प्रोफेशन है, बिजनेस है या प्रोफेशन है। नहीं समझे मतलब, अब मान लो किसी कंपनी में वो कंपनी सेक्रेटरी है, वो भी सीआईसी और आईसी नहीं बन पाएगा क्योंकि वो किसी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी। अब समझे कुछ दिक्कतें कहां आएंगी, जब पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांगोगे वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा या 30 दिन में नहीं दी तो डीम्ड रिफ्यूजल, किसके पास जाओगे, पापा के पास, सर देखो आपका बच्चा क्या कर रहा है, वो कौन है, सीआईसी है, पता लग रहा है वो किसी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है, वह नहीं दे रहे, जा वापस जा, कहे भाई ताल्लुकात ही नहीं होने चाहिए तेरे, ना किसी प्रोफेशन, ना किसी बिजनेस और ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से तेरा कनेक्शन, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली कहीं से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कि भाई आपको बना सकते हैं ये, ना आप एमपी हो, ना आप एमएलए हो, ना किसी यूनियन टेरिटरी में मेंबर, हाँ ठीक है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका कोई कनेक्शन, ना कोई बिजनेस, ठीक है, ना कोई प्रोफेशन। सर हम आप हैं, हाँ इसीलिए हम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि आप समझ गए ये एक क्रीम लोग हैं भाई, एक ऐसे लोग जो भाई साहब बस मक्खन है, ये बिल्कुल निकाल लिए भाई साहब, कोई कनेक्शन नहीं इसका। ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, इसलिए ऐसे लोग भी नहीं थे, कहीं मीडिया में देख लिया हमने, बिल्कुल ही अनोखे लोग थे भाई साहब, शिखा को पकड़ लिया, आज तेरे को बनाते हैं, नॉलेज है ना तेरे को लॉ की, बस ठीक है, किसी कंपनी में तो काम नहीं कर रही, नहीं सर कुछ नहीं कर रही किसी कंपनी में, प्रैक्टिस कर रही थी, बंद कर अपनी प्रैक्टिस, ताला लगा, आजा हमारे पास। अब सरकारी नौकरी मिल गई है, देख लो तुम्हें 2 गाड़ी मिलेंगी,
ठीक है, मास्क एक घर के काम के लिए, एक ऑफिस के काम के लिए, बत्ती लगी होगी ऊपर ठक 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 ठक, ठीक है, ना किसी पुलिस वाले ने रोकना ना कुछ, बस सरकारी बंगला मिलेगा, ओहो शाम को छुट्टी तुम्हारी मर्जी है, 2 बजे निकल लिए चलो, और खाना कितना सस्ता होता है इनका, ठीक है, सब सस्ते में काम हो रहा है भाई साहब। आपको पता होगा कि आर्मी के अंदर लोग ऑफिसर क्लास में आ जाते हैं, तो एसएसबी होता है, तो मेरे भाई का हुआ था तो वो रह गया था, बट अब उसका क्या होगा, 10 साल में जाके वो लेफ्टिनेंट ये सब लगते हैं स्टार। तो मैंने कहा भाई तेरे तो बड़े मजे आने वाले हैं, 7 साल हो गए उसको आर्मी में, 3 साल और रह गए बस। मैं भाई तेरे तो 3 साल के बाद बहुत मजे आने वाले हैं। तो वो ना अभी भी पढ़ाई कर रहा है। अब जैसे पढ़ाई क्या की है उसने, बीए कर ली, बीए के बाद क्या करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, तो अब कह रहा है मास्टर डिग्री करनी है। फिर उसके बाद कह रहा है कि हमारे उसमें क्या होता है कि जैसे हम रिटायर होंगे तो हम किसी भी ना सरकारी उसमें लग सकते हैं लेक्चरार पढ़ाने के लिए। तो वो मुझे देखता है तो कह रहा है किसी सरकारी दफ्तर में लेक्चरार जाएंगे पढ़ाने के लिए। और उसमें होता क्या पता है आपको, महीने में क्या है, जैसे ये हफ्ता है आपको पहले ही बता दिया जाएगा, इस दिन जाके उस ऑफिस में जाके लेक्चर देना है। इनको भाई इनको पढ़ाएगा कौन, जैसे सीबीआई के लोग हैं, रॉ के लोग हैं, इनकी पढ़ाई भी तो होती है, टीचर होते हैं इनके, ट्रेनिंग होती है, एक दो टीचर होते हैं इनके पढ़ाने के भाई साहब। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो ऐसी जॉब में लग जाते हैं। अब वहां से लेफ्टिनेंट रिटायर हुए भाई साहब, और यहां भी जॉब लग जाएगी 1 लाख से ऊपर की, खर्चा कोई नहीं भाई इनका, क्योंकि जिस ऑफिस में जाना है वो सरकारी ऑफिस होगा, गाड़ी लेने आएगी छोड़ने आएगी, वहां खाना फ्री है। लेक्चर जो लेना है वो तो इनका काम ही है ना। अब जैसे पढ़ाना मेरा पैशन है, पढ़ाना मेरा क्या होगा पैशन है, तो हमारे लिए आम चीज है ना ये कि भैया जाके आरटीआई पढ़ाना है। नो डाउट मैं फिर भी मेहनत करता हूं क्योंकि बच्चे के लिए वो चीज और सिंप्लीफाइड कैसे हो। जैसे ये अमिताभ या सचिन लोग मेहनत करते, भाई अब इतने मैच खेल लिए तो भाई वो क्या है, ये तो छोटे छोटे बॉलर हैं भाई, पर नेट पे प्रैक्टिस करेगा तो उसका इंपैक्ट आएगा ना। मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयारी करके आऊंगा तो उसका एक अलग इंपैक्ट आएगा। पढ़ाने को मैं ऐसे भी आके पढ़ा दूंगा, पर वो एक अच्छा जैसे मन है आपका कि भाई आज जाके क्लास लेनी है अंदर से, वो एक अलग चीज है। आपका मन नहीं, आप जबरदस्ती ध्यान कहीं और, यार वहां जाना था जा नहीं पाए, तो उसमें कोई फायदा नहीं होता। इससे अच्छा पता है क्या, जहां मन था ना वहीं चले जाना था। तो मैं जब पढ़ाने मतलब एक पैशन के साथ पढ़ाने के लिए तैयार होता हूं कि भाई मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में। मैं ये नहीं टाइम देखना है भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है। आज हमने टैक्स की क्लास एक्स्ट्रा की, क्यों, चैप्टर खत्म करना था, क्या दिक्कत है। अब क्या होता है श्वेता, बच्चा ना रट्टा मार लेता है। अब ऐसे चार्ट रहेगा ना वो सब याद रहेगा पेपर में, ऐसे ये लाइनें थोड़ी ना याद रहेंगी यार, ये चीजें याद रहेंगी, लिख के भी आ जाएगा। ऐसे ही करना है आप लोगों ने आगे। चलो आगे चलते हैं, और क्या था इसमें। बस वो लास्ट जो पैरा था उसमें तो एक कहानी लिखी हुई थी, लास्ट पैरा में, ये लास्ट पैरा के अंदर तो कहानी लिखी हुई थी। और कहानी क्या लिखी हुई थी वो आपको पता ही है, कर लोगे ना कहानी, तो नहीं बताऊं दोबारा से। कहानी में वही कि सर इसका जो इनकी हेल्प है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसकी हेल्प कौन करेगा, आईसी। और दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, मतलब कि जो चीफ आईसी है वो दिल्ली में बैठता है, बाकी आईसी ऑल ओवर इंडिया स्कैटर्ड है। और आईसी ने जो किया मान लिया जाएगा कि वो काम कौन कर रहा है, चीफ सीआईसी कर रहा है, उसको पावर दे दी है। बस दिल्ली में ही बैठता है चीफ सीआईसी। अब आप समझ गए होंगे चीफ सीआईसी कुछ नहीं करता, सारे काम आईसी कर रहा है, वो मजे कर रहा है भाई। हाँ यही तो है, कमीशन विल एक्साइज इट्स पावर। अब भाई कमीशन के पास इतनी पावर दे दी है कि वो अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटी है वो गई भाड़ में। अब मान लो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले गए जो पब्लिक अथॉरिटी है, वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए, कि भैया तुम देते क्यों नहीं हो इंफॉर्मेशन, तुम्हारा पीआईओ क्या चक्कर हो गया इसको, पहले तो इसकी नौकरी खा जाऊंगा, इसको निकालूंगा बाहर, अब फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ूंगा, जो ये पब्लिक अथॉरिटी, जो ये गवर्नमेंट बॉडी है, इसको नहीं छोड़ूंगा। क्या घोटाला चल रहा है एलआईसी के अंदर, कितने पैसों का घोटाला है भाई, कितने करोड़ों का है।
तो वहां कोई डिपार्टमेंट की कोई वो अथॉरिटी आपका कुछ नहीं कर सकती कि नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे मन में आ रहा है सील कर दो भाई साहब, ये रूम सील कर दो, सील भाई, कोई हिम्मत नहीं उनकी कुछ कर दे। बहुत बड़ी पावर है इनको, उनको लग रहा है कुछ चीज लेके जानी है आपकी, कुछ चीजें, चलो जी लेके जाओ, बुलाओ जी गाड़ी, लेके जाएंगे साथ में। पता लग रहा है ऐसी कंपनी है कि 10 ट्रक बुलाने पड़ रहे हैं, पेपर ही इतना है और फिर ले जाने के बाद आप कह रहे हो रखे कहाँ, और फिर उसके बाद देखे क्या ऐसा भी हो सकता है ना भाई, डिपार्टमेंट इतना बड़ा हो, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, ये कहानी है। अगला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पुरानी किताबों में नहीं दिया होगा, जिनके पास होगी, है ना, नहीं है ना पुरानी किताब में, ये टर्म वाला टर्म, हाँ पता था मेरे को, ठीक है, तो ये ऐड कर लेना अपना नया। अब नया क्या बताया, टर्म ऑफ ऑफिस, कितने साल नौकरी करेंगे ये लोग, ठीक है। चलो जी आ जाओ, नौकरी में आ जाओ, इनकी कितने साल नौकरी करनी है। मुस्कान पढ़ो, जो चीफ सीआईसी है होल्ड करेगा ऑफिस, वो किसने प्रिस्क्राइब किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया, एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा इसका। मतलब कि अगर टर्म बोल दी, अभी हम पढ़ेंगे टर्म कितनी है, ठीक है, अभी पढ़ ही लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट, No chief information commissioner shall hold office as such after he has attained the age of 65 years. तो क्या टर्म हो गई भाई, 65, और वैसे जो है ना एग्रीगेट 5 साल है, देखो लिखा होगा, हाँ, पर इसमें ना अमेंडमेंट आ गई है, इसलिए काट देना पहले का, जिसके पास भी पुराने मॉड्यूल है वो काट दे, ये नया मॉड्यूल आ गया भाई 5 साल और ये 65, चेंजेस आ गए हैं असली में, तो नहीं वो लिखा हुआ है पर ये चीजें चेंज हो गई हैं। तो कहानी क्या है, 5 साल की कहानी है, किसकी कहानी है, 5 साल। असली में क्या है, आप कह रहे हो ना लिखा हुआ है, चीफ सीआईसी के लिए अलग था और आईसी के लिए पहले अलग था, अब क्या सबके लिए एक हो गया, अब क्या हो गया, सबके लिए एक हो गया। तो एक क्या हो गया कि आप चीफ सीआईसी आप अपॉइंट हुए हो, मैक्सिमम कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे, 5 साल। एक बार 5 साल कर लिया, दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अब मान लो कि भाई 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, पर मान लो कि उसे 2 साल बाद हट गया वो, ऐसा हो सकता है 2 साल के बाद हट जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, अपॉइंट हो गया तो सीधे 5 साल के लिए, पर उसमें एक एज क्राइटेरिया लगा दिया, क्या, 65। अब जब आपने अपॉइंट किया था तब वो 63 का था, तो 2 साल वो और 65, विच एवर इज अर्लियर, तो 2 ही साल रह पाएगा वो बेचारा, ये लिखा हुआ है ना सेकंड उसमें। हाँ हाँ, तो कोई बंदा 63 एज में भी अपॉइंट हो सकता है, 62 में भी हो सकता है, कुछ भी है, पर वही कहानी है ना कि भैया तुम, लिखा हुआ है कि आप 65 की एज से ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते, तो विच एवर इज अर्लियर इसलिए बोला हुआ है। तो एक बार 65 साल की एज हो गई तो दोबारा रीअपॉइंट तो हो ही नहीं पाएगा। और ये देखो लो, एग्रीगेट दोनों के लिए, आईसी हो या चीफ आईसी हो, पूरा पैरा एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो कोई कहानी नहीं। आप देखो, आपको अपॉइंटमेंट कर दिया, जैसे बंदा सीएम बन गया अरविंद केजरीवाल, फिर क्या होता है, सीएम बनता है जब मतलब इलेक्ट हो जाता है तो उसको कसम दिलाते, कसम खा, ठीक है। प्रधानमंत्री भी बनता है तो वो भी कसम खाता है, तो ये भी कसम खाएगा, है ना, जो करूंगा प्रिया भी जोश में आ गई, ठीक है, मतलब कसम खा ली भाई साहब, सब कुछ ठीक ठाक ही करूंगा, कोई वो नहीं करूंगा मैं। और उसके बाद अगले उसमें क्या लिखा है, वही उसका एड्रेस उड्रेस होगा। अगर रिजाइन करके जाएगा तो भाई बताएगा ना, रिजाइन करके जा रहा हूं, क्यों जा रहा, ऐसी थोड़ी ना कि बस कल से नहीं आ रहा, रिजाइन कर रहा भाई, लिख के दे, क्यों नहीं आ रहा, क्या चक्कर क्या है तेरा,
सर असली में क्या है, जिस कंपनी में वो चल रही है, जहां से इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, मैं वहां पे कहीं ना कहीं से मेरी वाइफ ने शेयर खरीद लिए रातों रात। ठीक है, पगला गई थी। उसने उसने कहा तेरे को निकलवाती हूँ अभी ऑफिस से। और सर उसको कानून आता था, तो उसने क्या किया, रातों रात शेयर खरीद लिया। अब तो सर मैं कर ही नहीं सकता, जाना पड़ेगा। देखो वाइफ कितनी स्मार्ट है। ठीक है, आपको पता है ना, जैसे एक लड़की है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हस्बैंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई। तो प्रिया, उसने कहा लड़की ने कि अभी अपने हस्बैंड की जॉब निकाल देती हूँ, इसको कंपनी से निकलवाती हूँ, बड़े ऑडिट करके चौड़ा हो रहा है, उसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। तो जो बंदा जिस कंपनी की ऑडिट कर रहा होता है, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली किसी ने उसके शेयर ना खरीदो, उसकी वाइफ ने खरीद लिए, ले निकल गया तू। इसलिए क्या समझे, सीए है तो भाई सीए से शादी मत करियो। फंस जाएगा। पता लग रहा है कौन से लॉ लगा के भाई ले, बड़े मजे ले रहा था, अभी बताते तेरे को। अच्छा छुट्टी नहीं मिल रही, सीधे पता लग रहा है खुद ही मेल डाल दी एमडी को, है ना भाई, छुट्टी ले। ऐसा कई बार होता है ना, कई बार कुछ कई लोग थोड़े वैसे होते हैं, हस्बैंड छुट्टी नहीं लेनी है भाई। जैसे कहीं स्कूल में भी मैडम होती है ना, डेली आ जाएंगी, छुट्टी नहीं लेंगी। और बच्चे सोचते हैं भाई ये क्या चक्कर है, कभी छुट्टी नहीं मारते ये, है ना। तो ये तो सब ऐसी चीजें लिखी हैं, ये आप पढ़ सकते हो, कोई इसमें कुछ नहीं है। इनकी सैलरी अलाउंस ये सब कौन फिक्स करता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिक्स करती होगी, है ना। ठीक है, और एस का बता दिया। अब एसआईसी का, तो एसआईसी में भी क्या होता है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, वो एक होता है, और उसके साथ कौन होते हैं, उसके स्टेट एसआईसी होते हैं, नॉट मोर देन 10। वो 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद इनकी टर्म ऑफ ऑफिस इनका भी बता दिया। ठीक है, वहां गवर्नर वो सब लिख दिया, और टर्म टर्म भी आप पढ़ी लोगे, वो 65 साल दे रहा है। ठीक है, और कहीं पे 5 साल आ रहा हो तो वो देख लेना, जो भी है। सैलरी उलरी आ जाएगी, हाँ आ गया ना वो एग्रीगेट वाला 5 साल, वो सारा कॉपी पेस्ट है। मैं सेंट्रल का लिख लो ढंग से, स्टेट का कॉपी पेस्ट हो जाएगा। पावर देखो, अब पावर बता दी आईसी की, सेक्शन 18, पावर ऑफ आईसी। आईसी समझ गए ना, ये सेंट्रल के भी हो सकते हैं और स्टेट के भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आईसी की पावर क्या है। क्या पावर है भाई आईसी की, हाँ जी शिखा पढ़ो, क्या पावर है आईसी की। क्या मतलब, हाँ अगर पीआईओ अपॉइंट, बोलो जोर से बोलो, बोलो। इसके ये कंप्लेन आपकी रिसीव करेगा ना, अगर कहीं पे पीआईओ अपॉइंट नहीं है तो ये आपकी कंप्लेन क्या करेगा, रिसीव करेगा। या क्या हुआ, हु हैज बीन रिफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन, आपकी रिक्वेस्ट, जो आपने रिक्वेस्ट किया आपको रिफ्यूज कर दिया, भाई नहीं देते, किसने किया आपको, पीआईओ ने किया है। या ये भी हो सकता है असिस्टेंट पीआईओ हो सकता है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, नहीं देते तुझे इंफॉर्मेशन। तो कंप्लेन जाके किसको करोगे, आईसी को करोगे। टाइम लिमिट में ही तो नहीं मिल रहा, हाँ अच्छा आगे लिखा भी है क्या टाइम लिमिट के लिए भी, आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, अगला पढ़ो। हाँ अच्छा आपने आगे का पढ़ दिया पहले ही। मैं कह रहा मतलब आगे तो लिखा आप पहले ही, वो समझ गए ना, जो भी स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड दिया आपको उस टाइम पीरियड में नहीं मिला तो जाके कंप्लेन कर दो भाई उसकी। जैसे वही वाली बात है, लाइफ लिबर्टी को लेके 48 घंटे था नहीं दे रहा,
फीस जो आपसे चार्ज की है वो आपको लग रहा है अनरीजनेबल है, कंप्लेन कर दो सर। एक पेन ड्राइव में मांगा था सर, 10,000 रुपये ले लिए सर। ठीक है, ये क्या है? जैसे क्या होता था पुराने टाइम पे, सिखा जैसे कंपनी सेक्रेटरी होते थे, तो कंपनी सेक्रेटरी शेयर सर्टिफिकेट इशू करते थे। तो कोई कंपनी सेक्रेटरी क्या है, ऐसी किसी को शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, आगे चल के उसने किसी और को इशू कर दिया। अब आपको अपने नाम पे रजिस्टर्ड करना होता था, तो आप कंपनी में लेके जाते थे वो शेयर, वारंट लेके जाते थे कि सर देखो मैंने इस बंदे से शेयर खरीद लिए। तो वो सारी एंट्रीज कौन करता था बुक्स के अंदर? कंपनी सेक्रेटरी करता था। जो डायरेक्टर होता था उसका तो बस एक वैसी स्टैंप होती थी, बस कहानी खत्म। और सिग्नेचर मेनली कंपनी सेक्रेटरी की होने। वो कंपनी ने कभी पब्लिक इशू लेके आना भी नहीं है, पर जिस दिन वो कंपनी पब्लिक इशू लेके आएगी उस दिन वो कंपनी सेक्रेटरी फंस जाएगा। क्यों? पता लग रहा है कंपनी के शेयर्स हो गए ज्यादा और एक्चुअल में कंपनी के शेयर कम है। कुछ समझ रहे हो? लोग बड़े बड़े फ्रॉड करना जानते हैं। जैसे सीएस ऐसे वाले फ्रॉड करते हैं, ऐसे सीए वाले करते हैं। चोरी हुई 7 लाख की, 70 लाख की दिखाओ, कहां दिक्कत आ रही है? एंट्री तो मारनी है और बाकी के पैसे अपनी जेब में डाल लें। एम्प्लॉय दिखा देते हैं फेक कि देखो जी इतने लोग काम कर रहे हैं, उनकी सारी सैलरी अपनी जेब में। या आपको मान लो आपको ही रख लिया, आपको बोल दिया देखो महीने की 60,000 रुपए सैलरी देंगे, ठीक है। आज कल तक कितनी सैलरी मिलती थी? 10,000। कितना खुश हो, ओ भाई 60,000 रुपए। उसको बताया शाम को क्या करेगा, जब पैसे निकालेगा ना तो 40,000 इधर दे दियो, 10,000 और एक्स्ट्रा दे रहे हैं तेरे को। अब दिखाई क्या दे रहा है चेक पे कि इसको 60,000 रुपए सैलरी मिलती है। हो क्या रहा है पीछे से? वो 40,000 रुपए ले लेता है, आपको 10 के 20 कर दिए, चल तू भी ऐश कर। तो पढ़े लिखे लोग खतरनाक फ्रॉड करते हैं। ठीक है, आपको नहीं करने हैं ऐसे। हम लोग ईमानदार लोग रहेंगे, वो ऊपर क्रीम वाले लोग रहेंगे। असली में गलत करोगे तो गलत ही है, सही कहां से है वो? ठीक है, ये भी हो गया है ना। इंफॉर्मेशन जो हमें दी वो क्या थी? इनकम्प्लीट थी, फॉल्स थी, मिसलीडिंग थी। जो इंफॉर्मेशन हमने मांगी वो नहीं दी हमें, और किसी मैटर से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। तो इस केस में क्या लिखा है? इफ, पढ़ना है यहां से, इफ द मैंने बोला था, तो कमीशन के पास क्या आ जाएंगी? वो सारी पावर आ जाएंगी जो क्या होती है एक सिविल कोर्ट के पास। अब समझ गए? तो एक तरीके से यहाँ पे जो एक कमीशन बनी है ये भी क्या है? क्वासी कोर्ट है। ये भी एक तरीके से क्या है? क्वासी कोर्ट है। सर ये उसे सम्मन भेजेगी, आ जाओ बेटा। आगे सीआईसी और एसआईसी ड्यूरिंग इंक्वायरी। समझ गए? आप अपने पास हेल्ड नहीं कर सकते, रख ही नहीं सकते किसी भी ग्राउंड में। उन्होंने बोल दिया हम अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, या हमें ये रिकॉर्ड देखना है तो देखना है तो देखना है, बस चाहे कुछ भी है। आगे जी बात समझ में? तो सीधी और सिंपल सी बात, ये पॉइंट याद रख लेंगे आप लोग, दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा। अपीलेंट अथॉरिटीज, अब अपील की बात कर रहे हैं जी हम लोग, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसमें क्या क्या बोल रखा है? फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील। तो कोई भी पर्सन जो है नॉट रिसीव्ड डिसीजन विद इन द, जो भी मतलब स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो कोई भी डिसीजन ऑफ पीआईओ में बी फाइल्ड एन अपील अंडर दिस एक्ट। तो आप या जो भी पीआईओ का जो भी वो डिसीजन है उससे आप खुश नहीं हो, जो इंफॉर्मेशन दी भैया आप उससे खुश नहीं हो, तो क्या आप अपील में भी जा सकते हो? यस। तो मेरे हिसाब से ना पीआईओ के अगेंस्ट दो रास्ते हैं। आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं कि पीआईओ जो है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है, या असिस्टेंट पीआईओ जो है, उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या है? दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है? कंप्लेन करने का, और दूसरा रास्ता क्या है? अपील करने का। यस और नो? कंप्लेन में चले गए तो अपील बंद, अपील में चले गए तो कंप्लेन बंद। रास्ता एक ही खुलेगा ना, दोनों रास्ते कैसे खुल जाएंगे?
नहीं मैं कंप्लेन भी करूंगा, अपील में भी जाऊंगा, ये क्या ड्रामा है भाई? या तो कंप्लेन कर या तो अपील में जा। तो कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। पीआईओ अगर अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, ये सारी कहानी हो रही है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप कंप्लेन में चले जाएं या तो आप अपील में चले जाएं। तो ये बोल सकते हैं ये ऑप्शन 1 है। और नीचे वाला ऑप्शन 2। किसके पास? एग्रीव्ड पर्सन के पास, जो बंदा रो रहा है। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील, ओ सॉरी थर्ड पार्टी, थर्ड अपील नहीं है, सॉरी, अपील 2 ही है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड 2 ही अपील है। तो पहली अपील कहां जाएगी? देखो पहली अपील कहां जाएगी? टू द ऑफिसर सीनियर इन रैंक ऑफ पीआईओ in the concerned public authority within 30 days from the expiry of the prescribed time limit or from the receipt of decision and delay, जो भी उसके साथ वो वहां पे हुआ है, या जो भी sufficient cause है उसके आगे। क्योंकि कई केसेस के अंदर क्या है, 30 डेज के अलावा और भी केसेस हैं। तो सीधी और सिंपल सी बात है कि पीआईओ के अगेंस्ट आप अपील कहां करोगे? जो पीआईओ का कौन है? सीनियर ऑफिसर है। हाँ, कौन है? आईसीआई नहीं है, अभी आईसीआई आएगा इसके आगे। असली में क्या है, पीआईओ के ऊपर भी, जैसे पीआईओ हो गया, सॉरी पीआईओ हो गया और असिस्टेंट पीआईओ हो गया, तो इनके ऊपर एक बंदा बैठा रखा है और वो क्या है? ऑफिसर है इनका। उसको क्या बोलते हैं? सीनियर। उसको क्या बोलते हैं? सीनियर। ये देखो यहां पे जो हम कर रहे थे, क्या लिखा? देखो, फाइल अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अपील और कंप्लेन। सिटीजन में रिक्वेस्ट इन राइटिंग और ऑनलाइन पोर्टल फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एड्रेस। जो तो पीआईओ का एक एड्रेस होता है, जो भी होता है, ये सब होता है उसका पीआईओ का। तो एक सिटीजन क्या कर रहा है? उससे इंफॉर्मेशन मांग रहा है। सिटीजन डिससैटिस्फाइड, नजर आ रहा है कुछ? सर ये हमारी बुक में नहीं भाई, ये साइट से है। सर क्या ये हमें पढ़ना है? भाई वही चीज आपको बता रहे हैं कि अगर कोई सिटीजन डिससैटिस्फाइड हो गया किसके? पीआईओ से, तो मे प्रेफर एन अपील। कौन सी अपील? फर्स्ट अपील। FAA का मतलब है फर्स्ट अपील। राइटिंग में भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। तो ये देखो बता भी रहा है कि जो सिटीजन है, जो भी एग्रीव्ड है, फर्स्ट अपील, इफ नो रिस्पॉन्स, अगर उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फर्स्ट अपील का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मे फाइल द सेकंड अपील। सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया गया इस अथॉरिटी के द्वारा। उसके बाद कुछ सेक्शन 18 आ गया, देखो कंप्लेन करने का। और उसके बाद ऐसे ये कहानी लिख रहा है, बाकी इनके एड्रेस दिए, छोड़ो इसको। आप, मैं जो आपको बता रहा हूं वो समझो, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको चीज बता रहा हूं। जो पीआईओ बैठा हुआ है या असिस्टेंट पीआईओ बैठा हुआ है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा रखा है। उसका काम ही क्या है? अपील देखना। वो इंफॉर्मेशन, वो आपकी रिक्वेस्ट नहीं लेता, उसको बैठाया है किस लिए? कि भाई अगर पीआईओ या असिस्टेंट पीआईओ काम नहीं कर रहे तो हमारे पास क्या कर देना? अपील कर देना। तो अपील किसके पास जाती है? सीनियर ऑफिसर के पास बोल सकते हो, या सीनियर ऑफिसर बोल दो, मेरे को ज्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है। तो ये ऑफिसर सीनियर लिखा है, आप सीनियर ऑफिसर बोल लो। इसके पास अपील करोगे। बताओ कब करोगे? जो भी स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड है जो दिया हुआ था पीआईओ को, वो उसको क्या कर रहा है? एक्सीड कर रहा है। तो उसके बाद आप सीनियर ऑफिसर के पास इनको अपील करें। फिर उसके बाद सेकंड अपील जाएगी बेटा प्रिया, सीआईसी के पास। अगर सेंट्रल से रिलेटेड है तो सीआईसी को भेजना, स्टेट से रिलेटेड है तो एसआईसी को भेजना। पर कितने टाइम पीरियड में? 90 डेज में देनी है आपने, जब इसका डिसीजन आया होगा फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी का। आगे बात समझ में? बाकी उसमें सफिशिएंट कॉस्ट भी हो सकता है। कोई सफिशिएंट कॉस्ट है तो उसका टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। दोनों के अंदर सफिशिएंट कॉस्ट बोला हुआ है ना। तो चार्ट बना सकते हो, सिटीजन ऑफ इंडिया
घर जाके चार्ट बना लेना। मैं तरीका बता देता हूं चार्ट बनेगा कैसे। चार्ट कैसे बनेगा? आईसी, इंडियन सिटीजन। फर्स्ट अपील, किसको करेगा? सीनियर ऑफिसर को। और ये फर्स्ट अपील का कारण क्या है, यहां पे कारण लिख देना कि वो जो पीआईओ है उसने क्या किया की वजह से वो फर्स्ट अपील में जा रहा है, तो यहां पे फर्स्ट अपील में चला जाएगा। टाइम पीरियड लिख देना कि जो फर्स्ट अपील जाएगी वो 30 डेज में जानी, मतलब इन जनरल बोला है 30 डेज में जानी है। बाकी क्या वहां पे सफिशिएंट कॉस्ट हो सकता है? यस, सफिशिएंट कॉस्ट हो सकता है। उसके बाद यहां आ जाएगा सेकंड अपील। सेकंड अपील ठीक है ना मुस्कान? सेकंड अपील सर आईसी के पास जाएगी। अब आईसी कोई भी हो सकता है ना? सीआईसी भी हो सकता है और एसआईसी भी हो सकता है। ये कितने टाइम में जानी है? 90 डेज में जानी है, प्लस सफिशिएंट कॉस्ट हो सकता है। सिंपल हो गया ना चार्ट? इससे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। दोनों में सफिशिएंट कॉस्ट आपको मिल सकता है। ये सफिशिएंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कारण बताना होता है भाई हमारा डिले क्यों हो रहा है, तो उसमें सीनियर ऑफिसर को बताओगे जब सीनियर से लोगे, और अगर आईसी से लेना है सफिशिएंट कॉस्ट तो आईसी को बताओगे भाई डिले का कारण क्या है, सफिशिएंट कॉस्ट। ठीक है। थर्ड पार्टी अपील कर रही है अगेंस्ट द पीआईओ। थर्ड पार्टी बताया था कोई फॉरेन क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लोग आपने कैद कर लिए जो भी है, ठीक है, उसके लिए आप इंफॉर्मेशन। तो थर्ड पार्टी अगर अपील करना चाहती है पीआईओ के डिसीजन के अगेंस्ट तो मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज बिफोर फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी एंड विद इन 90 डेज ऑन द डिसीजन ऑफ बिफोर। मतलब वही वाली कहानी हो गई। थर्ड पार्टी को भी क्या है इन जनरल 30 डेज दिया गया है। थर्ड पार्टी को भी इन जनरल कितना दिया हुआ है? 30 डेज दिया हुआ है, और सेकंड के लिए कितना दिया हुआ है? 90 डेज दिया हुआ है। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूविंग ये पढ़ना। Burden of proving that the demand of information was justified lies with the PIO. First appeal shall be disposed of within 30 days from the date of its visit or within such extended period not exceeding a total of 45 days from the date of filing thereof for reason to be recorded in writing. Time period could be extended by 15 days if necessary. क्या समझ में आ गया? डिस्पोजल ऑफ अपील सीधे नीचे नोट करके लिख लेना। नोट में क्या लिख लोगे? डिस्पोजल ऑफ अपील। डिस्पोजल ऑफ अपील का मतलब समझ लो रफा दफा कर देंगे, खत्म है ना भाई, केस खत्म, तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, अब केस खत्म हो जाएगा प्रिया। तो केस खत्म कितने टाइम पीरियड में हो जाएगा? वैसे तो 30 डेज में होना है फर्स्ट अपील का, पर 15 दिन कितने हो, क्योंकि 45 बोल दिया ना टोटल, हाँ तो 15 दिन एक्सटेंड हो सकता है। बाकी उसका रीजन क्या है राइटिंग में होना चाहिए, क्यों एक्सटेंड हुआ, ऐसे नहीं किया ऐसे ही कर दिया। जो 15 दिन का एक्सटेंशन ये, अच्छा सुनो, ये 30 डेज अलग है और वो 30 डेज जो अभी हम कर रहे हैं डिस्पोजल के 30 डेज अलग है। वो चांस ऑफ मैटर है कि इधर 30 प्लस सफिशिएंट कॉस्ट, इधर भी 30 आ रहा है। बच्चे ना मिक्स कर देते हैं भाई। ये तो है कि तेरे को क्या करना है, अपील करनी है। पीआईओ ने 30 डेज में वो काम करना था या 45 डेज में करना था, जितने भी, उतने टाइम में नहीं किया, तूने अपील कर देनी है। फिर वो तेरे को टाइम दिया जा रहा है, ये उनको टाइम दिया जा रहा है, तुम खत्म करो केस को जो तुम्हारे पास है। उनको भी तो टाइम होना चाहिए, ये सो गए लेके तुम्हारी अपील, तुम पगला गए भाई, ये हो क्या रहा है। जैसे वो है, तुमने आर्यंस क्या किया, एग्जाम दे दिया आपने अपनी आंसर शीट मंगवाई,
पीआईओ ने आईसीआईसी मतलब जो सीएस इंस्टीट्यूट है उसने नहीं दी, फिर आपने पीओ को फाइल कर दिया, उसने भी नहीं दी, फिर आपने इनकी कंप्लेन कर दी या आपने अपील कर दी, वो सो गए, तो आपका तो अटेम्प्ट निकल जाएगा। तो क्या बैठे रहोगे, आ रही होगी कॉपी, आ रही होगी। 2 साल तक यही चल रहा है, कॉपी आई नहीं, तुमने पेपर ही नहीं दिए 2 साल तक। ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरे 2 स्टूडेंट थे आर्यंस, लड़के थे दोनों, तो उसमें से एक लड़के ने क्या हुआ था कि रीचेकिंग के लिए डाला था, उसकी कैलकुलेशन में मार्क्स बढ़ गए थे, उसके 44 मार्क्स थे, सोच भी नहीं सकते, 54 या पता नहीं कितने मार्क्स हो गए थे उसके, पास हो गया था, पर अटेम्प्ट आ ही गया था, मतलब कि अगले ही मैंने मान लो 10 मतलब जो भी है पेपर देने जाना था, बताओ, उससे पहले पता लगा भाई। कह रहा सर पूरी तैयारी खराब हो गई, मैं पास हो गया ये खुशी मना, तैयारी क्या खराब हो गई, क्यों, पास हो गया, कहानी खत्म, पार्टी दे, अब कल से तेरे को आना है, आ नहीं आना मत आ, तेरे पेपर तो देने नहीं है अब। और एक ही ग्रुप था तो भाई दूसरे ग्रुप की तैयारी करा, और क्या करा, अच्छी बात है। तो ये भी हो जाता है कई बार, मतलब आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, मेरे नंबर मतलब पास भी हो जाओ ना। कई बच्चे बोलते सर पास हो जाए फिर भी डाल दें क्या, नहीं भाई फिर रहने देना यार, पास हो गए फिर क्यों, मतलब नहीं सर मेरे को ना लग रहा है मेरे 78 नहीं आने चाहिए थे, 80 सर रैंक आ जाती सर मेरी भी, अब रहने दे चल। जो दिए हैं पता लगा वो भी काट ले। पेनल्टी आ गई जी, सेक्शन 20, ये तो आपको बता दी थी, मिनिमम 250 रुपए पर डे, मैक्सिमम कितनी चली जाएगी, 25,000 रुपए तक की पेनल्टी आपको चली जाएगी। किसको है ये पेनल्टी भाई, पीआईओ को है, देख रहे हो, पीआईओ के ऊपर है ये पेनल्टी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता, डिले कर रहा है, इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो गलत दे रहा है, इनकम्प्लीट दे रहा है, वही सारी चीजें नहीं आ गई, या आपने जो इंफॉर्मेशन मांगी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ले भाई तू ले अब इंफॉर्मेशन। आपने कहा सर ना एक आज की क्लास दे दो रिकॉर्डिंग, मैं डिलीट ले अब। तो आर्यन जैसे बच्चे सर रिसाइकिल से ले लेते, ले फिर परमानेंट डिलीट। ठीक है, ये कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। 23 उससे भी आसान, जो कोर्ट है भाई वो बार है, बार है मतलब भाई वो बार्ड है, वो बीच में नहीं दखल अंदाजी कर सकते कि जी हम आ रहे हैं, हम देखते हैं पीआईओ को, या हम देखते हैं, भाई तुम कौन हो, वो कौन, क्या होता है अब्दुल इस शादी में बेगाना दीवाना, पता नहीं क्या होता है वो, हाँ बस वो कहानी यहाँ पे लिख लो डायलॉग। तो भैया कोर्ट यहाँ पे बाहर है, उनकी कोई औकात नहीं है यहाँ पे कोर्ट वालों की, ठीक है, वो काला कोट पहन के अपने बैठे हैं। रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट के क्या रोल है भाई, जो भी उनको लगेगा वो इसके लिए काम करते रहेंगे, ठीक है ना, बस चैप्टर इज ओवर है। तो चैप्टर में क्या क्या आना है वो आप मार्क करना चाहें तो मार्क कर सकते हैं, चैप्टर में क्या क्या आएगा। सबसे पहला राइट टू नो, जो बता रहा हूं ये रिकॉर्डिंग में है, जून का पेपर होगा, चाहे किसी ने जून देना या नहीं देना, मैं आरटीआई की वीडियो खोलूंगा और पेपर साथ में, देख भाई राइट टू नो ये इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, ठीक है। कई बार बच्चे सोचते हैं सर फीचर्स नहीं आएंगे, सीएस इंस्टीट्यूट का मन करे तो फीचर्स भी दे देगा आपको, तो फीचर्स क्या है इस एक्ट के, वो भी आ सकता है भाई। उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन आ सकती है, फिर रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, फिर सेक्शन 8, 9 और वही शेड्यूल 2। और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार पेपर के अंदर ये आईसी पूछने वाले, समझ गए ना, ये आईसी पेपर में पूछने वाले, बाकी उसके आगे का सारा ही इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन वाला, अपील वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सेक्शन 20 भी बाई चांस पूछ लें तो लॉलीपॉप होगा, बाकी 23 नहीं आएगा भाई पेपर में, 23 और 26, ठीक है, ये पेपर में नहीं आएगा। तो इतना आपको तैयार करना है, और मुझे सारे बच्चे क्या करेंगे, नोट्स बना के भेजेंगे, ठीक है जी, बढ़िया से नोट्स बना के भेजने हैं। ये क्वेश्चन दिए हुए ना यहाँ पे,
टेस्ट पता है कब लेंगे? आज क्या डे है? मंडे। आज अगले मंडे ना आरटीआई का टेस्ट होगा। कोई दिक्कत? करना क्या है मैंने टेस्ट में? एक क्वेश्चन देना है बस। क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्लास तो पूरी होगी 2 घंटे की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे जी।